ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन, तो सबसे पहले हम ग्राहम लॉ स्टार्ट करने के पहले समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। ठीक है, दोनों की एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो डिफ्यूजन क्या है, कैसे डिफाइन किए हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर गैसेस आर स्प्रे ऑफ गैस विदाउट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्या लिखे देखो कि मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर गैसेस, दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिक्सिंग करना विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, यदि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए और गैसें आपस में मिक्स हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, स्प्रे ऑफ गैस, कोई गैस स्प्रे हो रही है तो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो डिफ्यूजन। तो किसे बोलेंगे कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के गैसों को आपस में मिलना या स्प्रे होना किसी चीज़ का, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्मेल ऑफ स्मोक एंड परफ्यूम, जो स्मोक या परफ्यूम की स्मेल होती है क्या होती है? अपने आप आती है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इफ्यूजन में क्या होता है देखिए, इफ्यूजन बस सब कुछ यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या होता है? विथ एनी एक्सटर्नल फोर्स, हमने कहा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, और इफ्यूजन में क्या हो जाएगा? विथ एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहाँ पे, ए गैस स्केप फ्रॉम द वेसल थ्रू ए स्मॉल पिन होल। ठीक है, अंडर प्रेशर इज कॉल्ड द इफ्यूजन। जैसे मान लो कोई हमारे पास वेसल है, उसमें हमने हल्का सा स्मॉल होल कर दिया है, तो अब वहां से जो गैस निकलेगी, क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो अंडर प्रेशर बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बोलिए, इफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ्यूजन में क्या होता है? विथ प्रेशर, और डिफ्यूजन में क्या होता है? विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एयर स्केपिंग फ्रॉम द बैलून्स, आपके पास बैलून है, उसमें हमने हल्का सा पिन होल कर दिया, तो वहां से जो एयर स्केप होगी वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और देखिए, एयर स्केपिंग फ्रॉम पंचर ट्यूब, जब ट्यूब पंचर हो जाता है या फुटबॉल ब्लैडर पंचर कर दिया जाए, ठीक है ना, तो उस समय जो एयर स्केप होती है वो अंडर प्रेशर रिलीज होती है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो इफ्यूजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए ग्राहम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो देखिए इनके स्टेटमेंट क्या है, समझिए। एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of their density या molar mass। ठीक है, क्या कहा बोलिए कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो भी गैस डिफ्यूज हो रही, बाहर निकल रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी और मोलर मास। देखिए, ये देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन आर है, तो क्या बोलेंगे? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर वेट पे मालूम है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ से लेते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, डी यहाँ पे डेंसिटी है, और एम क्या? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अभी हमने क्या बताया, देखिए कि, है ना, यहाँ से स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है, देखिए कि माल, इससे मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ही अधिक होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या? उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर डेंसिटी जितनी अधिक होगी, रेट डिफ्यूजन क्या? उतना ही कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ से आते हैं। ठीक है, आपको गैस का मॉलिक्यूलर वेट मालूम रहेगा, आप बता सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा। तो सिंपल देखो भाई, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जो भारी भरकम होगा, वो धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, और जिसका भारी भरकम हल्का हल्का होगा, तेज चलता, जनरली भी देखिए नेचर में आता है, ऐसा है ना। तो चलिए, तो क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए हैं, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या मत कर निकलेगा कि स्मॉलर द मोलर मास, मोलर मास जितना ही कम होगा तो गैस उतनी हल्की होगी, तो गैस ग्रेटर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कुछ हमने गैसें दिया है, H2N2O2 CH4 एंड CO2, तो सबसे पहले क्या करें? हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 + 1 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 + 14 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 16 32 हो जाएगा, CH4 में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, टोटल हाइड्रोजन का तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 28 32 16 और 44। आप पूछे इसमें बताइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का आर्डर क्या होगा। ठीक है, तो जिसका वेट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, तो पहले H2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? CH4 आ जाएगा, उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? CO2 आ जाएगा, किसका? उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो देखो ऑर्डर क्या हो गया है, ये देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, H2 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर CH4 आ जाएगा, ये
फिर यहाँ से N2 हो जाएगा, फिर ये O2 का 32 हो जाएगा और ये CO2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में आते हैं ना। एक और क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा बताइए। तो फिर समझिए यहाँ पे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे CH4 है, हीलियम है, SO2 और अमोनिया है। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट नोट कर देते हैं। CH4 कितना हो जाएगा 16, अभी देख चुके हो। हीलियम का कितना होता है बोलिए, हीलियम का 4 होता है, सॉरी हीलियम कितना बोलिए यहाँ पे, हीलियम का 4 हो जाएगा ये। SO2 कितना हो जाएगा बताइए, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 32 64 हो जाएगा, अमोनिया कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो सबसे कम वेट किसका है बोलिए, हीलियम का है, इसलिए बोलेंगे इसका मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं, अब बस तो क्वेश्चन पर्याप्त है। अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द 2 गैसेस। अब मान लो 2 गैस है, उनको कंपेयर करना है, ठीक है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, किसका यहाँ पे कम होगा। तो देखिए 2 कंडीशन है। पहला, इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो अभी हमने क्या लिखा है देखिए, कि जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, देखो ये कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो यहाँ पे क्या T और P कांस्टेंट है। तो पहले जो कंडीशन हम लेने जा रहे हैं उसमें क्या देखिए कि इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, 2 गैसें हैं, तब क्या करें बोलिए। तो देखिए फार्मूला मिल जाएगा कि R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रेट होता है मॉलिक्यूलर वेट का अपोजिट होता है, तो उसको लिख सकते हैं D2/D1 या फिर √M2/M1 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरी कंडीशन क्या देखिए, ये इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, यदि प्रेशर कांस्टेंट न हो तो क्या करेंगे बताइए। तो देखिए बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जितना अधिक प्रेशर होगा, बाहर का प्रेशर की बात कर रहे हैं, इफ यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, उन गैस में जो लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो जितना अधिक प्रेशर होगा गैस का उतनी तेजी से निकलेगी, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए ये देखिए, तो R1/R2 इक्वल टू √M2/M1 इंटू P1/P2 होता है, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, तो P क्या यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, तो बताइए टेम्परेचर में क्या होगा, जितना अधिक टेम्परेचर गर्म करोगे गैस उतना तेजी से क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी, ठीक है ना। जितना अधिक गर्म करेंगे गैस, मतलब कि रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी क्या टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या मिल जाएगा देखिए, तो R1/R2 इक्वल टू मिल जाएगा √M2/M1 इंटू T1/T2, ये रूट के अंदर है, ठीक है। तो M2/M1 इंटू T1/T2। तो क्लियर हो गया। तो 3 फार्मूले आपको ध्यान रखना है। आपको पहले फिर से क्लियर कर लेते हैं। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधे M2/M1 कर देते हैं। यदि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो P1/P2 कर देंगे यहाँ पे, और टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो T1/T2 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर रहेगा और ये रूट के बाहर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो हमने बता दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। मान लो कोई गैस फिलअप है, उसमें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो एक क्या होता है देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। देखते हैं कि गैस का कितना वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। किसी वेसल में कोई गैस भरी हुई है तो देखते हैं उसका वॉल्यूम कितना कम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे मान लो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिया है, देखो ये देखिए ये गैस है ना। यहाँ पे सपोज ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम बाहर निकल गया है, ठीक है। अपान क्या करते हैं, टाइम टेकन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, एक तरीका क्या होता है, मोल ऑफ गैस डिफ्यूज, कितने मोल बाहर निकल गए, तो मोल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कितनी गैस बाहर निकल गई है। तो मोल ऑफ गैस डिफ्यूज अपान टाइम टेकन कर सकते हैं। डिस्टेंस टेबल, मान लो देखो एक गैस यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक गैस हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया, एक गैस को हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो देखते हैं कि दोनों गैस अंदर इंटर कर रही हैं, ठीक है। तो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा वो तेजी से मूवमेंट करेगी, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगी, ठीक है। यदि हमको डिस्टेंस पता हो कि ये गैस इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये गैस इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, है ना, तो पता लगा सकते हैं। तो एक क्या बोलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाई गैस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि XY/T से निकाल सकते हैं। एक और तरीका देखिए, प्रेशर डिक्रीज इन वेसल, वेसल के अंदर बता रहे हैं, है ना। प्रेशर के अंदर, वेसल के अंदर कितना प्रेशर कम हो गया है। आजकल देखो ना कि स्पेशली ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे एक वो लगा रहता है, प्रेशर में मेजरमेंट करने के लिए लगा रहता है, ठीक ना। उस प्रेशर से पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज इन वेसल, वेसल की बात हम कर रहे हैं, अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोलिए, गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए क्या क्या फार्मूला हो गया, V/T, वॉल्यूम अपॉन T, ठीक है, मोल ऑफ गैस या N/T, डिस्टेंस टेबल XY/T, और प्रेशर डिक्रीज इन द वेसल अपॉन टाइम टेकन। इन सबको मिला दिया जाए तो देखो मेरे पास फार्मूला कैसे बनते हैं। देखिए तो क्या फार्मूला हमने निकाला था पहले कि R1/R2 इक्वल टू √M2/M1, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। अब क्या करते हैं, जहाँ रेट है वहाँ पे ये रख देते हैं, कौन सा बोलिए,
अब R1 की जगह है तो V1/T1 कर दो, R2 लिखना है तो V2/T2 कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा V1/T1। देखो यहाँ से R1 की जगह क्या कर दे बोलिए V1/T1 कर दे, तो देखो V1/T1, R2 की जगह V2/T2 उल्टा हो जाएगा यहाँ पे ना, तो T2/V2 हो जाएगा, √M2/M1 हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। अब V की जगह यदि हम मोल रख दे, देखो ये मोल है तो क्या बन जाएगा बताइए, तो बस जहाँ V है वहाँ पे N1 कर दो, N1/T1 इंटू T2/N2 इक्वल टू ये देखिए N1/T1 इंटू T2/N2 इक्वल टू M2/M1 हो जाएगा। आप चाहे तो उसकी जगह आप डिस्टेंस पुटअप कर दो, डिस्टेंस कितनी बोली x/T है, तो आप चाहे तो उससे डिस्टेंस पुटअप कर दो, तो क्या बन जाए देखिए ये N1 की जगह x1 कर दो, तो x1/T1 इंटू T2/N2 इक्वल टू √M2/M1। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से आता है, ठीक है। कभी कभी वेट के टर्म में, यहाँ तो हमने मोल के टर्म में लिखा हुआ है, कभी कभी वेट के टर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो देखो हमारे पास ये फार्मूला है ना क्या, N1/T1 इंटू T2/N2 इक्वल टू √M2/M1। N1 क्या है नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालते हैं तो वेट अपन मालिकुलर वेट, ठीक है। N2 का मोल कैसे निकालेंगे वेट अपन मालिकुलर वेट ऑफ 2, ठीक है। तो यदि हम इस पे फार्मूले में रख दें इस वैल्यू को तो क्या बन जाएगा देखिए, तो N1 की जगह क्या कर दे W1/M1 पुटअप कर दें, ठीक है ये, और N2 की जगह पे W2/M2 पुटअप कर दें, तो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा देखिए, ये इस टाइप से हो जाएगा। रखें यहाँ फार्मूले में देखिए, ये N1/N2 इंटू T2/2 फार्मूला है, इसी को हमने उतार दिया है, ठीक है। N√M2/M1 इफ, ठीक है, T1 इक्वल टू T2, क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है इफ T1 इक्वल टू T2, तो पुटअप करो जरा। N1 कितना है W1/M1, ये देखिए T1 T2 हटा देते हैं, ये देखो दोनों कैंसिल मान लेते हैं। N2 जगह क्या रखोगे बोलिए, तो ये M2/W2 हो जाएगा इक्वल टू √M2/M1, फार्मूला तो होता ही है, ठीक है। अब देखो इस M1 को अंदर ले जाते हैं तो ये M1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे, इस M2 को नीचे लाएं तो M2 स्क्वायर हो जाएगा, एक M2 एक M1 कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बचेगा बोलिए, एक बार कर सकते हो चाहे तो, दिक्कत हो रही है तो आप लोग है ना, तो ये बन जाएगा √M1/M2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग जितने भी फार्मूले पढ़ रहे थे सब में क्या था बोलो M2/M1 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 M2/M1, लेकिन जब वेट से कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे जब वेट से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है W1/W2 इक्वल टू √M1/M2। इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, सबको रटा रहता है M2/M1 ही होता है, सब में होता है, देखो चाहे VYT हो, ठीक है, चाहे NYT हो, चाहे XYT हो, तो इसी को इसको भी याद कर लेते हैं ना, तो इसको थोड़ा केयर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि W/W2 इक्वल टू √M1/M2 होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2CH4 अमोनिया एंड O2 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इसमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाला तो हमने पहले बता दिया था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो क्या करें, जल्दी से इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ये 2, CH4 16, अमोनिया का 17, ऑक्सीजन का 32, तो क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे H2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर CH4 का हो जाएगा, फिर अमोनिया का हो जाएगा, फिर क्या बोले यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मिनिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। द मिनिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या बोलेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करना है, आपको जिनान का मॉलिक्यूलर वेट मालूम नहीं है और आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो सब में जिनान कॉमन है तो सबका वेट बराबर ही होगा। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है। इसका मतलब हमें क्या देखना है, सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ठीक है। तो इसका तो हो नहीं सकता है, 2 फ्लोरीन है, इसका भी नहीं हो सकता, 4 फ्लोरीन है। अब इसमें कंपेयर करना है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है तो यहाँ पे भी 4 फ्लोरीन तो होंगे ही होंगे, और क्या अंतर बोलिए, तो फ्लोरीन को मत जोड़ो। अब क्या बचा इसमें, 2 फ्लोरीन और बचे, 6 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे बचेंगे और एक ऑक्सीजन ये है। तो एक ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन में किसका वेट ज़्यादा होगा, तो कन्फर्म है 2 फ्लोरीन का वेट ज़्यादा होगा। भाई एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन का 19 होता है, और उसमें 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो फ्लोरीन का वेट क्या होगा, कन्फर्म में ज़्यादा होगा। तो सीधे इसको टिक लगा दो, ये नहीं कि सबको ऐड करते रहो, जोड़ते रहो, माल को वेट निकालते रहो, है ना, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, केवल हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर दे दिया गया है, तो फार्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें बोलिए, जब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को फार्मूला कौन सा यूज करना बताइए। ये देखिए फार्मूले हम बार बार इस पलट देते हैं, R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 इक्वल टू √M2/M1 यूज करना, ठीक है। मोस्टली केस में आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है तो हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए तो क्या हो जाए क्वेश्चन देखिए इसमें, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो फार्मूला क्या मिल जाएगा बताइए इसमें? इसमें मिल जाएगा R1/R2। ये देखिए R1/R2 इक्वल टू M2/M1। अब इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आंसर तो आसान रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहला काम आप ये करिए क्वेश्चन दूर करने के लिए कि 1/2 की 2/2 है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले किसी एक को 1 मान लो हीलियम को हमने 1 मान लिया, तो CH4 क्या मानते हैं? 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हीलियम और CH4 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये 1:2 मानने से आपको आसानी पड़ती है ना, कैसे देखिए, जल्दी से पुटअप कर देते हैं। तो R1/R2 इक्वल टू 2 किसको माना आपने? 2 CH4 को माना है, उसका मार्क वेट 16, तो यहाँ 16 रख देना। 1 किसको माना आपने? हीलियम को माना, इसलिए यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 देखा जाए √4 हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 2:1 हो जाएगा। और कहीं आपने जल्दी जल्दी में क्या कर दी? 4/16 कर दिया, तो हमारा आंसर फिर ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको केयर करना है आपको, है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया आंसर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 2:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड गैस X2 इज 4:1, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ इस बार R1/R2 आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ X2? तो X2 का मोलर मास क्या होगा? तो फार्मूला क्या हो जाए? देखिए, अब यहाँ पे बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, वो मान के चलना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है, तो ये देखो फार्मूला R1/R2 इक्वल टू √M2/M1 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको जल्दी से पुटअप कर दें कि 1 किसको मान ले, 2 किसको मान ले, ठीक है ना। तो 1 किसको मान लेते हैं? हीलियम को हम 1 मान लेते हैं, और 2 किसको मान लेते हैं? बोलिए, X2 क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या दिया है आपको? द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, यानी आपको क्या दिया है? R1/R2 की वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया बोलिए? 4:1 दिया हुआ है। तो पुटअप कर दो, तो 4/1 इक्वल टू, अब यहीं पर दिक्कत होती, देखिए M2 किसको माना आपने? गैस 2 को माना है, इसलिए यहाँ पे MX2 कर दिए। 1 किसको माना आपने? हीलियम को माना, इसलिए यहाँ पे M1 कर देते हैं, 4 रख देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अब इसका स्क्वायर रूट मत निकालना है ना, पूरे का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16/1, यहाँ पे बचेगा MX2/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो आंसर देखा जाए तो आंसर ये 16 है, 32 है, 64 है, और ये 80 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं ग्राहम लॉ डिफ्यूजन के, वो सभी क्वेश्चन हमने एक जगह कलेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। आपको अलग अलग बुक्स से कलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी कंपटीशन हुए एग्जाम में आए होंगे, वो सभी क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 देखिए क्या है इसमें। क्या दिया? देखिए, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, देखो फिर से रेट ऑफ डिफ्यूजन मिल गया, ऑफ गैस हीलियम एंड X2 इज 2:1। If density of helium is 0.17 gram per liter at 27 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure, then find the density of gas X2 at the same condition of temperature pressure। देखो फिर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया? रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? फिर वही फार्मूला R1/R2 इक्वल टू रूट, अब इस बार क्या देखो? डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी हमको मालूम है, और डेंसिटी, तो हमें क्या करना बोलिए? डेंसिटी वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू रूट D2/D1 पुटअप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर देखो डेंसिटी क्या है? ग्राम पर लीटर में दी हुई है, ठीक है, और ये भी क्या है? ग्राम पर लीटर में दी हुई है, तो आपको आसानी पड़ेगी ग्राम पर लीटर निकालना। √M2/M1 भी यूज करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा वहाँ से? जो मॉलिक्यूलर वेट आता है उसमें, वो ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है, और हमें आंसर क्या निकालना है? यहाँ पे ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करें? तो R1/R2 इक्वल टू रूट D2/D1, फिर एक मान लो, हीलियम को हमने R1 मान लिया, 1 मान लिया, और यहाँ पे 2 मान लेते हैं। क्या रेशियो दिया बताइए? 2:1, 2:1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? D2/D1, D2 किसको माना है आपने? X2 को माना, इसलिए D2 रह देते हैं। हीलियम को यहाँ पे D1 माना, हीलियम डेंसिटी आपको मालूम है 0.17, देखो क्वेश्चन में हमारी दी हुई है, कहाँ देखो? ये 0.17 ग्राम पर लीटर दी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसको पुटअप कर देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा D2/0.17, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.68 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। देखिए कौन सा आंसर होगा? ये देखिए 0.68, ये देखिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.68 ग्राम पर लीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम इज सेपरेटेड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन मेथड फ्रॉम यू 235 है एक यूरेनियम, और एक क्या 236 दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स ऑफ यूरेनियम 236 डिफ्यूज मोर देन 238, बताना है ये कितनी अधिक स्पीड से इसके कंपेयर में डिफ्यूज होगा। 1.004 2.008 तो काफ़ी आंसर क्लोज है, ठीक है। तो क्या करना बोलिए, इस बार फिर से आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, मालिकुलर वेट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका मालिकुलर वेट निकाल लेते हैं ना, UF6 का निकालेंगे। कैसे निकालें, देखिए M1 निकाल लेते हैं UF6। तो यूरेनियम को तो दिया 235, फ्लोरीन कितने हैं 6 हैं, तो 6 इंटू एक फ्लोरीन का 19 होता है, टोटल कितना मिल जाएगा 349 मिल जाएगा। अब इसका निकाल लेते हैं UF6 238 का, तो यूरेनियम 238 दिया हुआ है, 6 इंटू 19 कर देंगे, ठीक ना। तो ये भी कितना बोलिए 352 हो जाएगा। फार्मूला कौन से अप्लाई करेंगे बोलिए, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे R1/R2 अप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू M2/M1, ठीक है। तो M2 किसको माना आपने, इसको माना हुआ 352/M1 किसको मान लिया आपने, पहले वाले को मान लिया 349, डिवाइड कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.004 आ जाती है ना। इसको बहुत ज़्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब देखो इसमें क्वेश्चन देखना है कि आंसर कौन सा सही होगा, ये सही होगा या इसमें ऑप्शन देख लीजिए ना, आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि देखो अभी डिवाइड करेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करें क्वेश्चन में, देखिए आपको मालूम है 352 में 349 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट की वैल्यू कितनी बोलिए 1 आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको 352 में 349 को डिवाइड करोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही आएगी, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा। तो 1 का देखो क्या है, एक ही ऑप्शन ऐसा लिख रहा है भाई, 2 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू डिवाइड करने पे 4 आती, तो 4 तो आना नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हो गया 1.004। तो इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, IIT क्वेश्चन देखिए। The rate of diffusion of CH4 at a given temperature is twice that of gas X. The molecular weight of gas X, ठीक है। क्या दिया देखो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, देखो क्या पहले से फार्मूला दिमाग में रखिए, कौन सा फार्मूला पुटअप करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 गैस का दिया हुआ है और मालिकुलर वेट निकालना है। कहीं टेम्परेचर प्रेशर तो है नहीं, तो सीधे फार्मूला फिर आपकी क्लियर हो गया कि R1/R2 इक्वल टू रूट M2/M1। बस 1 2 को समझ लो, 1 किसको मान लेते बताइए, जो पहले गैस है उसको 1 मान लेते हैं, CH4 को 1 मान लेते हैं, और गैस X को 2 मान लेते हैं। देखो तो हमने पहले ले दिया 1 CH4 और गैस X हो जाएगा, ठीक ना। तो पुटअप करो, तो R1 क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ X, यानी R1 की जो वैल्यू है गैस X2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन का 2 टाइम है, यानी R1 इक्वल टू 2 इंटू R2। तो क्या लिखेंगे यहाँ से R1/R2 लिख देंगे, तो R1/R2 इक्वल टू क्या 2/1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते चलिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे 2/1 इक्वल टू M2, आपने X को माना है 2 इसलिए M2 लिख देते हैं, M1 आपने CH4 को M1 माना हुआ है इसलिए यहाँ पे 16 कर देते। बार बार वैल्यू मत लिखते रहो कि यहाँ M1 लिखो फिर M2 लिखो, है ना, सीधे यहीं पे रख दिया करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो M2/16, 16 से मल्टीप्लाई कर देते कितना आ जाएगा बोलिए 64 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना मिल गया आपको 64 आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा ये 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ ए सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 500 केल्विन इज 0 पॉइंट, देखो फिर आ गया ना 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। द वेपर इफ्यूज थ्रू ए स्मॉल होल एट ए रेट ऑफ 1.33 टाइम्स फास्टर देन दिस ऑक्सीजन, व्हाट इज द मालिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो फिर यहाँ पे इस बार मालिकुलर वेट आ गया, ठीक है। हमने क्या बताया था कि मालिकुलर वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल में होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ग्राम पर मोल में निकालना है, और डेंसिटी किस में दी हुई बोलिए 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी हुई है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो फार्मूला देखो मालिकुलर वेट निकालना है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई कर, देखो ये R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1 इक्वल टू D2/D1। आप चाहे तो D2/D1 यूज करें या फिर M2/M1, ठीक है। क्योंकि हमको मालिकुलर वेट निकालना है तो हम ये यूज करेंगे, यहाँ पे D2/D1 नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करें, देखिए जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने रूट D2/D1 किया है, इसको हम बाद में बताते हैं कि क्यों D2/D1 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, पहले गैस X है उसको 1 मान लेते हैं, दूसरी गैस ऑक्सीजन उसको 2 मान लेते हैं, जो मर्जी पड़े। क्या दिया देखिए यहाँ पे, द वेपर इफ्यूज थ्रू स्मॉल होल एट ए रेट 1.33 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, यानी R1 की वैल्यू क्या है
ऑक्सीजन के कंपेयर में 1.33 टाइम्स है। तो देख लो यहाँ से, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.33 इक्वल टू M2, टू किसको माना बताओ जल्दी से, टू हमने ऑक्सीजन को माना है इसलिए 32 रख दो। M1 किसको माना है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू 32/M21 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। तो 13 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है, 169 होता है, उससे थोड़ा अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाए बोलिए, तो M1 हो जाएगा 32/1.3 स्क्वायर, तो 1.69 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आगे बोलिए, 1.76 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आगे बोलिए, 18.09। अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अधिक एक एक पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे 90.1 है, ठीक है, यहाँ पे 18.0 है, 36 और यहाँ 40 है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। 16 होगा, डिवाइड करोगे तो लगभग वही 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यदि हम यहाँ पे ये कर दें कि डी है R1/R2 इक्वल टू √D2/D1, डी निकाल लें, और डेंसिटी इक्वल टू इसका फार्मूला पढ़ते ना, है ना, तो कर सकते हो। लेकिन देखो फार्मूला फिर ये ले जाना पड़ेगा बेटा, है ना। PM इक्वल टू DRT, पहले हम यहाँ पे जाना पड़ेगा, है ना। एक और तरीका निकालने के लिए कि PM इक्वल टू DRT, P आपको दिया हुआ है ना, देखो ये दिखा रहा है, देखो आपको डेंसिटी मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है, केवल क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना है। तो हमने ये फार्मूला लिखाया था आपको पहले लेक्चर में, ठीक है। PM इक्वल टू DRT, P कितना है 1 एटमॉस्फेयर, M क्या है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है ग्राम पर मोल में, D आपको दिया हुआ है 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही होता है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम लोग वही ले देते हैं 0.36 ग्राम पर लीटर। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर में 10³ लीटर होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वही आ जाता है, ठीक है ना, M की वैल्यू। और R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर होती है। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर देखो यहाँ से भी आ सकता है। तो आप चाहे तो PM इक्वल टू DRT भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट पुटअप कर दें। वेपर डेंसिटी तो हमको मालूम ही है, देखिए, है ना। तो वेपर डेंसिटी नहीं है बेटा, है ना, उसकी यूनिट नहीं होती। इसमें क्या लिखा है, 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये जो डेंसिटी है क्या बोलिए, ये डेंसिटी की जो यूनिट है कितनी बोलिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यदि हम इसमें पुटअप कर भी देते हैं तो यूनिट क्या है बताइए, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट ये होती नहीं है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या होती है बोलिए, किलोग्राम पर मोल हो सकती है, ग्राम पर मोल हो सकती है, ठीक है। तो इस मेथड को मत यूज करना आप लोग, है ना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, यहाँ से डेंसिटी निकाल लें और ये कर देते, ये पुटअप आपको नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नहीं पॉइंट। यहाँ पे 2 इंटू वेपर डेंसिटी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रहा है, जो कि इसकी यूनिट तो होती नहीं है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो बताना कि किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो देख लो किस गैस का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जिसका सेम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये 4 है, तो होगा नहीं। ये 44 है, ये 64 है, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका फाइंड कर लो, ये लगभग कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा, ये भी 28, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये वैसे भी सेम नहीं, देखो ऑक्सीजन तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन का वेट ज़्यादा होता है, कार्बन का वेट कम होता है, ठीक ना। ऐड मत करते रहो, सबको जोड़ते रहे, ठीक ना। अप्रोक्सीमेट कंपेयर कर लो, ठीक ना। देखो यहाँ पे कंपेयर करो, O2 O2 दोनों में है, तो C का वेट कम होता है, S का वेट अधिक होता है, तो बराबर तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर जोड़ो मत, वो सेम है, तो नाइट्रोजन का वेट ज़्यादा हो तो कार्बन का वेट कम हो, तो बराबर हो नहीं सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा देख लो आप लोग, जोड़ लो, ठीक है, जोड़ना चाहे तो, ठीक है। तो इस तरह करके हम जल्दी से इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं, हमें जोड़े जरूरत नहीं। तो आंसर कौन सा बोले इसमें, C हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ये, ए हाइड्रोकार्बन गैस डिफ्यूज थ्रू द पोरस प्लग एट ए रेट 1/6 ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अंडर सेम कंडीशन। बार बार देखो हम सेम कंडीशन टेम्परेचर, जितने भी क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग सॉल्व करा रहे हैं उसमें सब में टेम्परेचर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे बताइए, फिर वही R1/R2 रूट अंडर रूट M2/M1, ठीक है। तो एक गैस है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोकार्बन गैस डिफ्यूज थ्रू द porous plug at a rate 1/6 of the rate of diffusion of H2 under same condition temperature and pressure. व्हाट इज द फार्मूला है आपका, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या अप्लाई करें, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1।
एक को हम 1 मान लेते हैं, दूसरी गैस को हाइड्रोजन को हमने 2 मान लिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो लिखा है कि रेट ऑफ, क्या लिखा दिया तो समझिए, द रेट 1/6 ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस H2, यानी इसका रेट जो है वो हाइड्रोजन के रेट का 1/6 है। तो R1 इक्वल टू, बस यही पर समझना है, तो 1/6, यहीं पे लोग स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई यहाँ R2 कर देता है, यहाँ पे R1 कर देता है। ठीक है, तो R1 इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेट, क्योंकि 2 आपने हाइड्रोजन को माना है, तो हाइड्रोजन का 1/6 है, इसलिए यहाँ पे ये कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल जाएगा R1/R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1/6 मिल जाएगा। चलिए पुटअप करते हैं, 1/6 इक्वल टू M2, M2 किसको माना है आपने, हाइड्रोजन को माना है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है बोलिए, 2 होता है। M1 क्या करना है, उस गैस को फाइंड करना है, सिम्प्लीफाई कर लो, क्या करें, स्क्वायर कर देते दोनों साइड का, तो 1/36 हो जाएगा, यहाँ पे 2/M1 हो जाएगा। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि आंसर हमारा कौन सा हो, देखिए अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा किसका मॉलिक्यूलर वेट 72 आ रहा है। ठीक है, जैसे तो कितना हो जाए बोलिए, 12 12 24 प्लस 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए, कार्बन का उससे भी देखिए, कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 1 10 120, हमारा आंसर तो 75, 2 ही लाना है, इसको मत देखो आप लोग, है ना, तो देख लो किस में आ रहा है। ठीक है ना, आसानी से, तो कार्बन का 12 12 इंटू 6 78 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, पूरा जोड़ते मत रहिए ना, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा ना, तो 12 इंटू 5 60 प्लस 12 आ जाएगा 72, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें, ए बैलून फिल्ड विथ C2H4 gas is picked with needles and quickly dropped in a tank of the H2 gas. The balloon will be, ठीक है ना, तो बताना कि बैलून क्या हो। देखिए सिंपल, देखिए मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक वेसल है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, देखो ये। अब उसमें क्या करते हैं, एक बैलून लेके आते हैं, देखिए ये बैलून हमारे पास है ना, उसमें क्या भरी हुई है, C2H4 भरी हुई है। तो पहले ये देखो किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का होगा कि C2H4 का होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का वेट कम होता है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा, जब अंदर जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा बोलिए कि ये बैलून क्या होता है, श्रंक हो जाएगा कि इनलार्ज हो जाएगा कि कोलैप्स हो जाएगा कि नो चेंजिंग। ठीक है, तो श्रंक तो होगा नहीं क्योंकि इससे गैस तो निकल नहीं रही है, इसके अंदर गैस भर रही है, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when ammonia gas and HCl gas introduced two ends of the test tube simultaneously at the same condition of temperature and pressure, the white fume, ठीक है, the white fume of the NH4Cl is formed। white fume कहाँ से बनेगा, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए हमारे पास कोई मान सपोज दैट ये टेस्ट ट्यूब है, एक साइड से हम अमोनिया को सेंड कर रहे हैं और एक साइड से क्या करते हैं हम लोग HCl को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब अमोनिया और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl बनता है। तो पूछा कि NH4Cl कहाँ पे बनेगा, व्हाइट फ्यूम कहाँ से बनेगी, ये अमोनिया के पास बनेगी कि HCl की साइड में बनेगी कि जस्ट बीचों बीच में बनेगी कि बनेगी ही नहीं, ये पूरे में बन जाएगी। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है कि अमोनिया का वेट कम होता है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, यानी तेज़ी से मूवमेंट करेगी। HCl का वेट ज़्यादा होता है, 36.5 है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो स्पीड रहेगी। ठीक है, तो जब अमोनिया की स्पीड ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेगा और ये हाफ डिस्टेंस को पार कर जाएगा, तो यहाँ कहीं पे जाकर क्या मिल जाएगा बोलिए, NH4Cl का व्हाइट फ्यूम बन जाएगा। तो किस साइड बना, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ये सेंटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब के सेंटर में बनेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है ये सेंटर ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब के सेंटर में बनेगा। दूसरा क्या दिया है, नियर द अमोनिया साइड, अमोनिया की साइड में बने तो है ना, नियर तो क्या बोलेंगे, देखो HCl के साइड में बन जाएगा, तो आंसर कौन सा बोलिए, नियर द HCl साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है, एक क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी ऐसे पूछ लेता है इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, कि यहाँ पे डिस्टेंस दी रहती है, अब पूछा कितने डिस्टेंस पे, ये तो ठीक है बनेगा, इस साइड बनेगा, अब पूछता कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है या HCl से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी पे बेस है। ठीक है, ये देखिए क्या दिया गया है, when ammonia gas and HCl gas introduced two ends of the test tube of 1 meter long simultaneously at what distance from ammonia white fume is formed। ठीक है, अमोनिया से कितने डिस्टेंस पर क्या बनेगा बोलिए, व्हाइट फ्यूम बनेगा। ठीक है, 46 32 12 और 60। ठीक ना, अमोनिया से कितने डिस्टेंस पर, देखो क्वेश्चन को देखा जाए तो ये मिड सेंटर है, तो सेंटर से दूरी कितनी मान लो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं व्हाइट फ्यूम 50 के आगे ही बनेगा, यानी 50 से आगे कुछ भी हो सकता है, 51 52 से लेकर के 100 तक कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे।
तो क्या बोलेंगे कि व्हाइट फ्यूम जो 50 से अधिक पे ही बनेगी, 50 से नीचे तो बन नहीं सकती है। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या ऑप्शन में है कि 46 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 32 डिस्टेंस पे, कि 12 सेंटीमीटर की 60 सेंटीमीटर। तो भाई जब अमोनिया तरफ से पूछ रहे हैं तो क्या बोलेंगे 50 से अधिक ही तो होगा, और 50 से अधिक एक ही ऑप्शन कौन सा बोलिए 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक लगा दो, तो आंसर क्या बोलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। यदि एससीएल साइड से पूछता तो क्या बोलेंगे 50 से कम आंसर देख लेते कि किसका आंसर 50 से कम, यदि एससीएल साइड से पूछता तो जिसमें 50 से कम होता तो हम उसमें टिक लगा दिए होते हैं ना। चलिए तो क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन की ऐसा पूछ लिया जाए, देखिए कि सेम वही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया व्हाइट फ्यूम इज फार। अब देखो 60 से अधिक वाले 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 72, 68 और 60, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एक ऑप्शन होता ठीक है 60 से कम तो सही है, यहाँ पे ये भी 60 से अधिक है, ये भी 60 से अधिक है, ये भी 60 से अधिक है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक ना। कैसे देखिए, चलिए एक साइड से हमने अमोनिया सेंड कर दिया, एक साइड से हमने एचसीएल सेंड कर दिया, ठीक है, किसी एक गैस को 1 मान लेते हैं, किसी गैस को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से अमोनिया से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और एचसीएल की डिस्टेंस कितनी बचेगी, टोटल लेंथ 1 है, तो कितना बचेगा बोलिए, ये 1 माइनस x बचेगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूले पे आते हैं, R1/R2 रूट इजकल टू अंडर रूट M2/M1, ठीक है। R1 को क्या करेंगे, अब इस बार हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पुटअप करेंगे, x/t, टाइम तो दोनों को सेम ही होगा, है ना, टाइम जो है दोनों को सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस टाइम पे मिलेंगे NH4Cl गैस बनेगी टाइम सेम ही रहेगा, इसलिए क्या करते हैं x1/x2 इंटू T2/T1, T1 T2 को हटा देते हैं, जो पीछे करते हैं, रूट M2/M1। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं भाई, x1 किसको माना आपने, HCl को माना है, इसलिए 1 माइनस एक्स लिखिएगा यहाँ पे, देखिए x2 किसको माना है आपने, 2 अमोनिया को माना है, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे x रख देते हैं, इक्वल M2 किसको माना हमने, अमोनिया को माना है, इसलिए इसका 17 रख देते हैं, M1 आपने HCl को माना 1 माना, इसलिए यहाँ पे 36.5 रख देते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइड करके, तो इसकी वैल्यू लगभग 0.68 आ जाती है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो, फिर x यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.68 इंटू एक्स, इस को उठा के यहाँ कर देंगे तो -1 जाती है, यहाँ प्लस हो जाए तो 1.68 एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे 1 में तो 0.595 हो जाएगी, ये इसको 59.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो 59.5 कौन सा आंसर बोलिए, इसमें से आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इजी है यहाँ पे, बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पे पुटअप कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, अमोनिया गैस को पुटअप कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रेशर दे दिया गया HCl गैस को 8 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, और तो यहाँ पे देखो अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब एट 4 एटमॉस्फेयर पे और 27 डिग्री में, व्हाइल HCl गैस एट 8 एटमॉस्फेयर एंड सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर तो सेम दिया गया है लेकिन प्रेशर डिफरेंट कर दिया गया है, ये 4 एटमॉस्फेयर है और ये 8 एटमॉस्फेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा फार्मूला हमारा बदल जाएगा, ठीक है ना। किस फार्मूले पे जाएंगे बताइए, जो हमने पीछे फार्मूले आपको बहुत सारे फार्मूले बताए थे इकट्ठा, है ना, तो क्या करेंगे फार्मूला, अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले पे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्योंकि इस बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो R1/R2 रूट अंडर रूट M2/M1 इंटू P1/P2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो यहाँ पे ये फार्मूले पे आ जाते हैं, क्लियर। चलिए वैसे कुछ लोग सोचते क्या है, देखो तो हमने क्या किया, एक साइड से हमने HCl को सेंड कर रहे हैं और एक साइड से क्या कर रहे हैं बोलिए, हम लोग अमोनिया को सेंड कर रहे हैं, फिर वही मान लो किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 2 मान लो, ये 1 हो गया 2 हो गया, इसका प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर देखो दिया हुआ है HCl गैस का ये, और अमोनिया गैस का कितना दिया बोलिए 4 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अब कहाँ पे बैग बनेगा, तो फिर मान लेते हैं कहाँ से पूछा है, अमोनिया साइड से व्हाइट फ्यूम कहाँ बने, तो ये एक्स मान लेते हैं, इसको 1 माइनस एक्स मान लेते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अमोनिया साइड से बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 50% के ऊपर ही बनेगा, तो ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम, एक ही तो ऑप्शन है, तो क्या इसको टिक लगा दे डी वाले को, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा, उस क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए हमने टिक लगा दिया था 60 वाले को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें 60 में टिक नहीं लगा सकते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रेशर पे गैस को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करें फार्मूला देखिए, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, x1/x2 इक्वल टू रूट M2/M1 इंटू P1/P2, ठीक है, टाइम का सेम है तो T1 हमने T2 हटा दिया है, तो x1/x2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1 इंटू P1/P2। अब पुटअप करो भाई, x1 कौन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, x1 क्या है, आपने 1 किसको माना, HCl को माना है, कितना है x1 की वैल्यू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस एक्स कर देना। 2 किसको माना आपने, अमोनिया को माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी x है। फिर यहाँ पे M2/M1, 2 कौन है बताओ, यहाँ पे 2 कौन है,
2 अमोनिया है, इसलिए 17/36.5 इंटू 8/4, ठीक है। सिम्प्लीफाई कर देंगे, अभी पीछे सॉल्व कर चुके हो कि रूट 17/36.5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.68 होती है। इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। पीछे रख देते हैं, ये P1 है, P1 आपने इसको माना 8 रख देना, P2 आपने इसको माना है तो यहाँ रख देते हैं, ठीक है। कितना आ गया, ये सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.423 आ रही है, यानी कि 42.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये डाउट क्वेश्चन कर देता है बच्चों, तो आंसर कितना बोलिए, 42.3 आ जाएगी, ठीक ना। तो इसका मतलब प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि बस जिसका वेट कम हो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, अधिक प्रेशर से हम गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे लो प्रेशर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वेट ज़्यादा हो गया, ठीक ना। तो प्रेशर को भी कंसिडर करना है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमने वेट दे दिया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज फ्रॉम ए कंटेनर इन 10 मिनट, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द सेम होल इन द सेम टाइम। देखो टाइम सेम है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर का कहीं डिस्कशन नहीं किया गया है, तो उसको हटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या मिला बोलिए, R1/R2 इक्वल टू रूट M2/M1। इस बार वेट के बारे में देखो, 2 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, जो हमने वेट वाला फार्मूला बताया था, ठीक है, क्या था बोले वेट वाले फार्मूले में, हमने क्या लिखा था वेट वाले फार्मूले में, देखिए ये देखिए कि जब हमने कहा कि जब वेट यूज करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है, देखिए ये बन जाता है W1/W2 इक्वल टू रूट M1/M2 हो जाता है, ठीक है। W/W रूट M1/M2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस बार हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक ना, कि W1/W2 इक्वल टू रूट क्या बन जाएगा, M1/M2 बन जाएगा। अब एक 1 मान लेते हैं, एक को 2 मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। वेट कितना दिया हाइड्रोजन का, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट क्या करना है, फाइंड करना है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, इसका कितना 32 है, पुटअप कर देते हैं। तो W1/W2, W1 कितना है, 2 है, W2 कैलकुलेट करना है, M, अब यहाँ M1 करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, M1/M2 है, 1 कौन है, हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे, है ना, अपन 32 सिम्प्लीफाई कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा। तो इसे पुटअप करेंगे तो क्या हो, W की वैल्यू 8 ग्राम आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसमें स्टूडेंट मोस्टली गलती कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। A volume of 180 ml gas X2 take 15 minutes to diffuse under the same condition. तो 120 ml of X2 take 20 minutes. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस X2, ठीक है। उस गैस X2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या करना है, हमको फाइंड करना है। देखो इस बार क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम इसका दिया हुआ है, इसका टाइम क्या दिया हुआ है, 20 मिनट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे बताइए, ये देखिए V1/T1 इंटू T2/V2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। 1 गैस X को 1 मान लेते हैं, गैस 2 को X2 मान लेते हैं। चलिए पुटअप करिए, V1 कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए जल्दी से, V1 किसको माना, X2 को माना हुआ है, तो 180 दिया हुआ है, तो 180 कर दो, अपान T1 इसका कितना दिया है, 15 मिनट दिया, तो यहाँ पे 15 कर दो। T2 2 मतलब SO2 के लिए है, इसका टाइम 20 दिया गया है, यहाँ पे 120 हो जाएगा, रूट M2 किसको माना आपने, SO2 को माना है, तो 64 होता है, अपान M1 इस गैस का हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए, कैंसिल आउट कर दीजिए सब, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 2 इक्वल टू, यहाँ से देखो सब कैंसिल कर देना आप लोग, है ना, देख लेना। तो 4 बचे, स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 इक्वल टू 64/M1 हो जाएगा। तो यहाँ M1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बोलिए, 64/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो क्वेश्चन ना, बस फार्मूले पे क्या करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप क्वेश्चन ये भी है। 50 ml each of the gas A and B take 150 and 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली फॉर रिफ्यूजिंग थ्रू ए फिन होल अंडर द सेम कंडीशन ऑफ, है ना। तो इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 36, सेम वही क्वेश्चन है, देखिए बस वहाँ पे हमने क्या कर दिया था, एक गैस का नाम दे दिए थे SO2 गैस का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते थे आप लोग। इसमें हमने गैस का नाम नहीं दिया है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रख दिए हैं, सेम फार्मूला है। यहाँ पे क्या है, 50 ml ऑफ ईच ऑफ गैस, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो क्या करना, V1 V2 को हटा देना यहाँ से, है ना, क्या बचेगा, T2/T1 बचेगा। देखो फार्मूला क्या बनेगा, ये देखिए, तो RA/RB इक्वल टू MB/MA, जो भी लिखना चाहें लिख दें, है ना। तो VA/VB इक्वल टू TB/T इक्वल टू लिख ही देंगे आप लोग MB/MA। तो VA VB कैंसिल, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या सेम दिया गया है। तो क्या बचे बोलिए, यहाँ से बचेगा TB/TA बचेगा, ठीक है, कैंसिल नहीं है, इक्वल टू MB/MB। पहले पूरा ये भी अच्छा रखता है, देखो जब ए बी माना करे ना तो MA रख दिया करो, 1 2 क्यों रखोगे बेकार में, फिर 1 मानो 2 मानो, है ना। तो ए बी रखने में आसानी पड़ जाएगी। तो टाइम ऑफ बी को जाने में कितना टाइम लग रहा है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन में, बी के लिए देखिए कितना टाइम लग रहा है, बी के लिए कहाँ गया क्वेश्चन में, ए के लिए 150, बी के लिए 200,
तो 200 अपान 150 रूट एम बी अपान एम ए, आपको एम ए का मॉलिक्यूलर वेट देखो यहाँ से दिया है 36 दिया हुआ है, तो एम बी अपान 36 कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 बचेगा, पूरे का स्क्वायर कर दो, तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यहाँ से बचेगा एम बी अपान 36, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। ए गैस टेकन, देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गैस टेकन 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू डिफ्यूज आउट एज हीलियम इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे खूब डाउट करते हैं क्वेश्चन में। क्या दिया गया देखिए, ए गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट एज द इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल बी, ठीक ना, तो 3 टाइम्स लॉन्ग, देखो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, तो क्या करते हैं, एक गैस को है और दूसरी गैस क्या बोलिए, कंपेयर टू H2, तो क्या करते हैं, गैस को 1 मान लेते हैं, हाइड्रोजन, और कौन सी गैस यहाँ पे, हीलियम है ना, हीलियम को क्या मान लिया हमने, 2 मान दिया, तो क्या दिया देखिए, तो इस हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इस गैस को हीलियम के कंपेयर में 3 टाइम्स, ठीक है ना, एक गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग टू डिफ्यूज, अधिक समय लगता है उसको करने में, तो T1 इक्वल टू 3 इंटू T2 कर देंगे, तो यहाँ से T1 अपान T2 इक्वल टू 3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वॉल्यूम कुछ दिया नहीं गया है, इसका मतलब सेम वॉल्यूम कर देते हैं, तो V1 अपान T1, T2 अपान V2 है ना, तो V1 V2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा बोलिए, T2 अपान T1 इक्वल टू M2 अपान M1, T2 अपान T1 कितना होगा, आपको T1 अपान T2 3/1 दिया है, हमें यहाँ क्या चाहिए, T2 अपान T1 चाहिए, तो उसको उल्टा कर दो, T1 अपान 3 इक्वल टू M2, हीलियम है, मालूम है 4 होता है, M1 कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कर दो, 1/9 इक्वल टू 4/M1, M1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 36 मिल जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये, बहुत जल्दी बहुत मिस्टेक होता है बच्चों को ये इसी को पुटअप करने में, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन और देखिए, है ना, देखिए नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, सेम इसी पे टाइप का क्वेश्चन है, इक्वल मास of H2 and O2 gas are placed in a container with a pinhole through which both can be escape out, ठीक है, what fraction of the oxygen escape in the time require for 1/2 of the H2। अब यहाँ पे बहुत डाउट होता है बच्चों को, अधिकांश बच्चे क्या सोचते हैं कि टाइम दिया है, क्वेश्चन ऐसा नहीं, देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप, ऑक्सीजन का कितना फ्रैक्शन बाहर निकल जाएगा इन द टाइम, उतने टाइम में, रिक्वायर फॉर 1/2 ऑफ द, जितने टाइम में H2 का निकल जा रहा है, हाफ पार्ट निकल जा रहा है, उतने टाइम में, यानी दोनों का टाइम क्या बोलिए यहाँ पे सेम है, यानी T1 इक्वल टू T2 है ना, यहाँ पे कर देंगे। अब क्या निकाला, कितना फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो पहले क्या लिखा देखिए, N1 क्या है कि इस टाइम पे हाइड्रोजन कितना बोलिए 1/2 पार्ट निकल गया, इक्वल वेट मोल दिया, स्टार्टिंग 1 मान लेते चलिए, तो N2 क्या करना बोलिए, ऑक्सीजन का पता लगाना किसका फ्रैक्शन इसका बाहर निकल जाएगा, तो N1 क्या मानेंगे, हाइड्रोजन का 1/2 मान लेंगे, क्योंकि दिया है ना, ये हाफ निकल जा रहा, ठीक है ना, ये देखिए 1/2, तो 1/2 कर देते हैं, N2 कैलकुलेट करना, पुटअप करिए जल्दी भाई फार्मूले में, तो यहाँ पे चूंकि मोल दिया हुआ है, तो N1 अपान T1 इंटू T2 अपान N2 इक्वल टू √M2 अपान M1, टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू रख दो, N1 कितना है 1/2 है, N2 क्या है कैलकुलेट करना है ना, M2 क्या है ऑक्सीजन है 32 कर दो, M1 क्या है हाइड्रोजन है, तो 2 पुटअप कर दो, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बोलिए, तो N2 को ऊपर ले जाते हैं, 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा बोलिए, 1/8, 1/4, 3/8 और 1/2, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1/8 मिल जाएगा, ठीक है ना। दोनों को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है और इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो जस्ट गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम पूछा हुआ था, टाइम दिया हुआ था रेशियो, और इसमें इनका फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ, ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू गैसेस A एंड B हैविंग सेम वॉल्यूम, देखो यहाँ पे वॉल्यूम सेम कर दिया गया है, डिफ्यूज इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज 49 म्यू, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम सेम दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला देखी हुई, V1 अपान T1 इंटू T2 अपान V2 इक्वल टू √M2 अपान M1, पहले गैस को हमने 1 मान लिया, दूसरी गैस को हमने B मान लिया, क्या दिया बोलिए, दोनों का सेम वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, देखिए है ना, दोनों गैस का वॉल्यूम क्या दिया गया है आपको, देखिए सेम वॉल्यूम दिया हुआ है, तो V1 इक्वल टू V2 कर देंगे, टाइम कितना दिया देखिए, जैसे भी करना पुटअप कर दो, एक का 20 दिया हुआ है पहले वाले का, दूसरे का 10 दिया हुआ है ना, तो सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, देखिए तो क्या बचेगा, T2 टू मतलब B का, तो B का टाइम कितना दिया 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 कर दो, अपान T1, 1 किसके लिए बोलिए, A के लिए है, A का टाइम कितना दिया 20 दिया है, इक्वल टू M2, 2 मतलब B के लिए है, ठीक है, तो B का माइक्रोवेट फाइंड करना है M2 अपान M1,
M1 मतलब A के लिए है, तो यहाँ पे M1 पुटअप कर देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको पुटअप को यहीं पे पुटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ये देखिए है ना, M2 कितना हो जाएगा बोलिए, M2 तो कैलकुलेट ही करना है। M1 कितना दिया है तुमको, 49 दिया हुआ है, तो ये M कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दिए, तो 1/4 इक्वल टू M2/M1 इक्वल टू M2/49 कर देंगे, तो 49 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से M2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितना बोलिए 12.25 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा बोलिए हमारा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 12.25 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जाएगा 12.25 म्यू हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन गैस डिफ्यूज 4 times एज क्विकली एज ऑक्सीजन, द मालिकुलर वेट ऑफ गैस इज, उस गैस का मालिकुलर वेट कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिख दिए, ए सर्टेन गैस डिफ्यूज यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है 4 times ऑफ द गैस ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एक गैस मान लो, जो भी गैस होगी उसको 1 मान लेते हैं ना, तो 1 क्या करते हैं, उस गैस को हमने 1 मान लिया, और 2 किसको मान लेते हैं, दूसरी गैस कौन है, ऑक्सीजन है, तो 2 हमने ऑक्सीजन को लिख दिया। तो क्या क्या बोलिए, ए सर्टेन गैस डिफ्यूज 4 टाइम एज क्विकली एक ऑक्सीजन, यानी इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या बोलिए, ऑक्सीजन के कंपेयर में कितना बोलिए 4 टाइम है, तो इसको R2 कर देते हैं। तो यहाँ से R1/R2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा बोलिए, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। और हमें क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, R1/R2 इक्वल टू √M2/M1, ठीक है। R1/R2 आपको दिया गया है, कितना बोलिए 4, √M2 क्या है, ऑक्सीजन के लिए है, तो 32, M1 क्या है, इस गैस का फाइंड करना है, ये स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 इक्वल टू 32/M1, तो यहाँ से M1 की वैल्यू आ जाएगी 32/16, कितना जब बोलिए 2 आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, आंसर इसका ए मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ये पॉइंट को समझना बेटा, है ना, कहाँ पे टाइम दिया है, कहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है, कहाँ पे मोल दिया हुआ है, बस यही आपको क्लियर करना है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए 3:2 मोलर मिक्सचर ऑफ N2 and CO इज प्रेजेंट इन ए वेसल एट 500 बार प्रेशर, ठीक है। ड्यू टू द फिन होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक्स आउट, the composition of the mixture of mole effusing out initially of the with respect to CO and N2, CO और N2 का इफ्यूजिंग फाइंड करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको 3:2 मिक्सचर का क्या दिया, आपको गैस दी हुई है, टोटल प्रेशर कितना दिया है 500 बार दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, इसको मान लो तो हम P1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर, मालूम है ना, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू पी टोटल अपान टोटल मोल, ठीक है। सॉरी, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते बोलिए, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ 1/N1 प्लस N2 इंटू पी टोटल, ठीक है। N1 क्या मानते हैं, पहली वाली गैस के नाइट्रोजन है, तो इसको 3 मान लेते हैं, तो 3/3 प्लस 2 इंटू पी टोटल कितना दिया, देखिए 500 बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 पुटअप कर देंगे, कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, ये आ जाएगी कितनी बोलिए 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 बार आ जाएगी। उसी टाइप से क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर आप किसका निकाल लेते हैं बोलिए, CO गैस का निकाल लेते हैं, यानी इसको P2 कह सकते हैं, ठीक है। यानी N2/N1 प्लस N2 इंटू पी टोटल, जैसे निकालना हो, है ना। तो ये P2 कितना दिया बोलिए, 2 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो 2/3 प्लस 2 इंटू 500, ठीक है, कितना जब बोलिए ये 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया बोलिए, P1 मिल गया, और एक से हमसे P2 मिल गया। अब क्या करते हैं, फार्मूला हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, R1/R2 इक्वल टू √M2/M, चूँकि दोनों प्रेशर अलग दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने P1/P2 कर दिया, ठीक है। सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो R1/R2 तो कैलकुलेट ही करना है, R1/R2 इक्वल टू √M2, किसको माना आपने बोलिए, तो CO को माना हुआ है, तो दोनों का वेट देखो सेम ही दिया हुआ है ना, मालिक्यूलर दोनों का सेम ही, CO का भी 28 है, इसका भी 28 है, 28/28 इंटू P1 आपने किसको माना, नाइट्रोजन को माना है, तो ये हो जाएगा 300/P2, किसको माना आपने बोलिए, CO को माना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ना, इसको हमने 1 माना है, 1 तो लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, तो 300 क्या बोलिए यहाँ पे 200 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बोलिए 3:2 बचेगा। अधिकांश बच्चे देखते हैं और 3:2 किसी टिक लगा देते हैं। अब हमसे क्या पूछा, R1/R2 नहीं पूछा, क्या पूछा देखिए क्वेश्चन में, CO2N2, CO को आपने 2 माना है, तो हमारे क्वेश्चन में R2/R1 पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बोलिए, इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, B मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ 32 ml ऑफ ऑक्सीजन
विल बी सेम एज दैट टेकन फॉर इफ्यूजन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ, है ना। यहाँ पे 64 ml H2 दिया हुआ है, 50 ml N2 दिया है, 27.3 ml CO2 दिया और 22.62 ml ऑफ SO3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, बोलिए कि जो द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ दिस 32 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी द सेम, ठीक है, जितना इसमें दिया हुआ है। तो पता लगाना कि किस गैस के लिए, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्या दिया था इसमें, द टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ 32 ml ऑफ ऑक्सीजन विल बी द सेम द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द दीज गैसेस, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना, हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो टाइम दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1/V2 इक्वल टू रूट M2/M1, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि पहली वाली गैस को हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। इस गैस को हम लोग क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, तो आसानी पड़ेगी ना। तो V1 कितना दिया, देखिए पहली गैस के लिए देखा जाए तो V1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, V1 कितना दिया है, वॉल्यूम इसका 32 दिया हुआ है, अपन V2 क्या करना है, कैलमान पहली गैस के लिए निकाल रहे हैं, V2 आपको कैलकुलेट करना है, रूट M2 किसको मान लिया बोली, इस गैस को माने हाइड्रोजन के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 2 हो जाएगा, है अपन M1 किसको माना बोली, M2/M1 किसको माना आपने, ऑक्सीजन को माना है, 32 हो जाएगा। कितना बचेगा 1/16, सीधे क्या बचेगा 1/4 बचेगा। तो यदि हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकालते हैं तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो V2 की वैल्यू देख लेते कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बोलिए यहाँ V2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4×2=8 हो जाएगा और 4×3=12 हो जाएगा, तो 128 आ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन गैस के लिए 128 ml चाहिए और हमारे यहाँ पे कितना दिया है 64 ml दिया है। इसका मतलब हमारा आंसर ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हैं उसी टाइप से हम बी के लिए देखते हैं, ठीक है। बी आंसर के लिए फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1/V2, V1 क्या मान लेते हैं बोलिए, तो फिर ये लिखते हैं 32/V2, किसको माना है, इस गैस को मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, रूट M2 सेम नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बोलिए 28 रख देंगे, 28/32, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको जल्दी से, तो 28/32 यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलिए, रूट 7/8 पॉइंट समथिंग ही आएगी। ये वैल्यू तो नहीं आएगी, 50 के लफा नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ से कर देंगे तो V2 इक्वल टू इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या उसकी इक्वल नहीं आएगी, है ना। 38 से थोड़ा बहुत कम आ जाएगी, तो लगभग 28 के लगभग आ जाती है, तो बोलेंगे ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। सी ऑप्शन में आइए, 27.3 ml ऑफ द CO2 गैस देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे पुटअप कर दो C1 में, तो क्या हो जाएगा V1 वही 32/V2 कर देंगे, रूट हो जाएगा यहाँ पे M2/M1 कितना हो जाए बोलिए, तो 44/32 सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 1 से तो 11/8 हो जाएगा, रूट 1.7375 है ना। ये कितना जाए बोलिए, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाती लगभग कितना, इससे 27 पॉइंट समथिंग आ जाती, ठीक ना। ये तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बोलिए, सी आंसर। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, कैलकुलेशन आपको इसी टाइप से कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। देखिए लास्ट क्वेश्चन, a 4:1 molar mixture of the gas H2 and helium contained in the vessel at 20 bar pressure, due to hole in the vessel the gas mixture hole leak out, व्हाट इज द गैस मिक्सचर। देखो जैसे हम एक क्वेश्चन पीछे सॉल्व करा चुके हैं, सेम वही है, वहाँ पे हमने 3:2 दिया है, यहाँ पे हमने क्या दे दिया 4:1 दे दिया, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताया था हमने कि यहाँ पे क्या निकालते हैं, इनका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर कौन सी गैस बोली हमारे पास, हीलियम है, तो पार्शियल प्रेशर हम हीलियम, इसको P1 मान लेते हैं। तो कितना दिया बोलिए, तो अभी बताए थे कि N1/N1 प्लस N2 इंटू पी टोटल होता है। N1 कितना दिया, हीलियम का 4 दिया है, तो 4/4 प्लस 1 इंटू पी टोटल कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तुम्हारा, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 4 + 1 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है ना। उसी टाइप से क्या करते हैं अब हम लोग, पार्शियल प्रेशर आप किसका निकालते हैं, CH4 का निकालते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। तो N2/N1 प्लस N2 कर देते हैं इंटू पी टोटल, तो ये हो जाएगा कितना बोलिए 1/4 प्लस 1 इंटू 20 इसकल टू कितना बोलिए हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए, दोनों का सेम टाइम दिया होगा ना, ड्यू टू होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक आउट, व्हाट इज टाइम सेम दिया हो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N1/N2, T1 T2 हटा देते हैं, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप लोग, इसकल टू रूट हो जाएगा M2/M1 कर देते हैं, एन है ना इंटू, अब यहाँ पे P1/P2 करना पड़ेगा क्योंकि वह प्रेशर सेम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए N1/N2 आपको फाइंड करना है, N1/N2 इक्वल टू रूट M2, टू किसको माना आपने, 2CH4 को माना हुआ है,
तो 16/4 हो जाएगा इंटू P1/P2। P1 कितना आ गया, 16 आ गया है, अपान क्या बोलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी से, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इजकल टू 2 इंटू 16 अपन कितना बोलिए 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, तो 8:1 आ जाएगा। क्लियर, ओके, चलिए तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।